Assalamu alaikum students, welcome back to the third question of the TX June 24 examination. It's a past paper. We have already completed the question number 1 of section C, question number 2 of the section C, and the question number 3, which we are going to solve in this video. Now, I'm going to read this. Let's read the question. This scenario relates to 3 requirements. You should assume that today date is 5th of March 2024. You are a 20 certified chartered accountant, assume assisting your manager with the tax affair of 3 unrelated companies, D Limited, E Limited, and F Limited. I'll just pronounce like that in order to save the time. D Limited. D Limited ceased trading on 30th of September 2023, preparing its final account statement for the 17-month period 1st May 2022 to 31st September 2023. जब मैंने अकाउंटिंग पीरियड पढ़ा तो मुझे मेरे जहन में एक घंटी बजी कि ये लॉन्गर पीरियड ऑफ अकाउंट है, लॉन्गर पीरियड ऑफ अकाउंट, ठीक है। The company shareholder passed a resolution to commence winding up procedures. मतलब ये शट डाउन हो रही है कंपनी। द वाइंडिंग अप ऑफ डी लिमिटेड वाज कंप्लीटेड ऑन 29th of Feb 2024 with the company ceasing to exit on that date. ई लिमिटेड, अच्छा ये तो डी लिमिटेड की सारी बातें थी। डी लिमिटेड का 17 महीने का अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। और ये उसके बाद बंद हो जाएगी 29th of February को इसकी वाइंड अप। E Limited. E Limited summarized statement of profit and loss for the year ended 31st December 2023 is as follow. इसका पूरा 12 महीने का है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अदर इनकम है, लोन इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी एडजस्टमेंट्स दी हुई है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन दिया हुआ है। ये सब हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, ये सारी एडजस्टमेंट्स है। अच्छा, एफ लिमिटेड के बाद जब सवाल कर रहे होंगे तो पढ़ लेंगे। अभी हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि सवाल में क्या क्या है। F Limited forecast corporation tax liability for the year ended 31st March 2024 is 1,32,500. This is based on forecast taxable total profit of 5,30,000. ठीक है, अब 5,30,000 पे इन्होंने लाइबिलिटी कैलकुलेट की है। Because these figures are relatively high compared to previous year, F Limited plans to take 3 measures prior to end of the company year period on 31st March 2024. इसने ये मेजर्स नहीं लिए हैं जो कि हम कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर न्यू कार विल बी फोर न्यू कार विल बी परचेज फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ 64,000 और फोर कार विल हैव अ जीरो CO2 emission, देख लेंगे। अ डिविडेंड 60,000 विल पे टू कंपनी शेयर होल्डर, देख लेंगे। रेंट ऑफ 80,000 कवरिंग द 6 month पीरियड ऑफ 1st April to 31st September 2022 विल बी पेड इन एडवांस, ये भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल जो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट लग रही है वो बहुत थ्योरेटिकल टाइप सी लग रही है, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे उसको, कोई बात। कहता है आइडेंटिफाई डी लिमिटेड अकाउंटिंग पीरियड थ्रू आउट द पीरियड 1st May 2022 to 29th of May 29th of Feb 2024। मैं आपको ऑलरेडी ये वाली बात ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसका लॉन्गर पीरियड ऑफ अकाउंट है, तो पहला इसके 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड बनेगा। 12 महीने का कब से स्टार्ट होगा? पहले तो हम बोलेंगे इसका स्टार्ट होगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये 31st of April तक बनेगा और उसके बाद फिर एक्सेस मंथ का बनेगा, ठीक है, सही है। फिर उसका एक्सेस मंथ का बनेगा कितने महीने का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कब तक? 12 हो गए ना, 13, 14, 15, 16, 17, सही है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर सितंबर तक का बनेगा, ठीक है। तो आप एक लाइन लिख सकते हो, हम अभी लिख लेंगे। एन अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी, लिख सकते हैं एन अकाउंटिंग period cannot be more than 12 months. So it will be splitted into 12 months and then the remaining months. That is 1st May 2022 till then my April,
मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 31 of April 2024, सॉरी 23, राइट। ये आपने बता दिया इसको कि आपका 12 महीने का है, प्लीज नोट डाउन। अच्छा, फिर देन आपने पहले 12 का बता दिया, एंड देन इट विल बी रिमेनिंग मंथ्स, दैट इज फर्स्ट मई 2023 टिल 30th of September 2023, क्योंकि यहाँ पर इसकी वाइंड अप हो रही है, सितंबर में वाइंड अप हो रही है, ऊपर हमने पढ़ा था सितंबर में इसकी वाइंड अप हो रही है, देखो सितंबर 2023 में इसकी ऑन 1 अक्टूबर 23 द कंपनी। अच्छा, अब ऑन फर्स्ट, ये अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा। ऑन 1 अक्टूबर 23 का कंपनी शेयर होल्डर पास अ रेजोल्यूशन टू कमेंस वाइंडिंग अप प्रोसीजर, अ वाइंडिंग अप डीलिमिटेड वाज कमेंस। अच्छा, रेजोल्यूशन पास हो गई है। रेजोल्यूशन पास होने के बाद फिर जो सब मामला तय होने के बाद 29 फरवरी को ये बंद हो चुकी है। अब दूसरा पॉइंट लिख, क्योंकि एक पॉइंट के 1 मार्क्स है, दूसरे पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो रेजोल्यूशन का ताल्लुक होता है वो इररेलेवेंट होता है आपका अकाउंटिंग पीरियड से। तो आप दूसरा पॉइंट नंबर 1 आपने लिखा, 2 मार्क्स के लिए एक मिल गया आपको। द रेजोल्यूशन टू वाइंड अप द कंपनी इज irrelevant in order to set the accounting, in order to judge the accounting period after 30th of September 23. The accounting period will follow the same 12 months पीरियड। बस ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही लिख दो, इट्स मोर देन इनफ। बस ये आपके लिए 2 मार्क्स के लिए काफी है, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं सेक्शन, इसके पार्ट बी की तरफ। कैलकुलेट ई लिमिटेड टैक्सेबल, टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट। जो जो एक्सपेक्टेड था सवाल के ये आपसे मांगेगा, आपको पता है कि आपको ये तो आपसे मांगता ही। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेरा लिमिटेड टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट। इग्नोर कीजिएगा पीछे की वॉइस को, आइसक्रीम वाले को मना नहीं कर सकता मैं। हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन से, जो कि हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट कहलाया जाता है, क्योंकि इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। 7,12,400 हमने ये लिखा, सही है। सॉरी ये नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लिखना होता ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लिखेंगे, मैंने नीचे देख लिया था, ठीक है। जब मैंने देखा जेट्स में स्टार्ट करी तो आई जस्ट स्टॉप्ड इट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें सबसे पहले कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। सबसे पहली एडजस्टमेंट आपके पास आती है, वो कहता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपको पता होता है ऐड बैक करवाना है, तो मैंने उसको ऐड बैक करवा दिया, ठीक है बेटा। 828820। क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन QCD, ये कभी भी लेस नहीं होता, मतलब आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। ये टोटल टोटल सोर्सेज ऑफ इनकम में से लेस होता है, तो यहाँ तो मैं इसको ऐड बैक करा दूंगा, ठीक है। वो कहता है एंड लीज कॉस्टिंग ऑफ 4,200 हैज बीन डिडक्टेड इन अराइविंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 6,12,900। The lease cost relate to the car with CO2 emission 124 ग्राम पर किलोमीटर। अच्छा, 125 जो है लीज मोटर कार। अब इसमें 15% डिसअलाउड है, ठीक है। अगर ये आपकी कम होती, ठीक है, मतलब 50 से कम होती है तो आपका 100% अलाउड होती है, बट यहाँ पे ये ज्यादा है, ठीक है, तो मुझे ऐड बैक कराना होगा।
124 बहुत ज्यादा है, ठीक है। एड बैक कराना होगा 15%, 630 बनता है। अच्छा, आगे वो आगे कोई ये पैराग्राफ वाइंड अप होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। ई लिमिटेड इनकर्ड 2576 ऑन एंटरटेनिंग क्लाइंट। क्लाइंट एंटरटेनमेंट डिसअलाउड है। एड बैक क्लॉक क्यों आपने लेस कराया है, डिसअलाउड है 75 ऑन ए गिफ्ट ऑफ कैलेंडर टू कस्टमर। अच्छा, और सेवन, सॉरी 75 नहीं, 2576 आगे है वो। कहता है एंड 75 ऑन गिफ्ट ऑफ कैलेंडर टू कस्टमर, ईच कैलेंडर कॉस्टिंग 7.5 ईच एंड बेयरिंग द कंपनी नेम। दीज कॉस्ट हैज आल्सो बीन डिडक्टेड। ठीक है भाई, आपने एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए गिफ्ट दिया है, गिफ्ट टू कैलेंडर्स सारी में मीट कर रहा है, 50 पाउंड से कम है। गिफ्ट टू क्लाइंट कस्टमर एक ही बात है, ठीक है। तो वो 750 से कम है, कम एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए है, ठीक है। और आपका लोगो भी लगा हुआ है, सही है बेटा। तो आपका ये जो है 75 ये नहीं लिखेंगे, जीरो कर देंगे। तो ये आपका जो है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स मेरे पास सारी आ। ठीक है, आपने इसको ऐड अप करा देना है। ये आपका बनता है टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो मैं इस पे यहाँ लिख देता हूँ टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है। मैं बाद में इसको एक साथ क्लब कर दूंगा, अभी मैं इंडिविजुअली इसको लेकर आऊँ, ठीक है। आपकी सहूलत के लिए मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, सही है बेटा। अच्छा बेटा, अब हम निकालेंगे इसका इंटरेस्ट वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें वो इंटरेस्ट इनकम के बारे में आपसे बोल रहा है। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं इंटरेस्ट इनकम। वहां पे हम लिख सकते थे, एक एक लाइन ऐड कर सकते हैं क्या? हम एक लाइन ऐड नहीं कर सकते, अलबत्ता हम इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे लेके आ सकते हैं। टैक्स एडजस्टेड। ओके, नाउ इंटरेस्ट इनकम के लिए वो आपको नोट नंबर 2 बोल रहा है, द लोन वाज मेड फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पस ऑन 1 October 2023। द लोन इंटरेस्ट ऑफ 1100 वाज accrued at 31st 2023। अच्छा, वो कह रहा है कि जो लोन दिया था वो नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए आपको जो था वो था। अच्छा, अब बेसिकली नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए था, तो एक चीज की एडजस्टमेंट और हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉन ट्रेडिंग है। नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए हमें हमने जो लिया था लोन, अब वो हमें देखना है कि वो किस तरीके से वर्कआउट करेगा, सही है। जो कि एक्रूड था कितना, 1100 कितना था, एक्रूड था 1100, हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने इंटरेस्ट इनकम की हट गई थी, इंटरेस्ट इनकम कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते इंटरेस्ट इनकम। तो आपके पास 1100 का जो था वो आपका लोन था। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं, आगे कुछ कह रहा है। अच्छा, वो .2 तो हमने पढ़ लिया। लो इंटरेस्ट रिसीवेबल का 1100, हमें इसका कुछ भी नहीं करना, हमें इसका कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, हमें इसका कुछ भी नहीं करना, ये बिल्कुल सही इंटरेस्ट इनकम दी गई है। नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए इसको अलग से हम रिकॉर्ड कर लेंगे, हम इसको अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, इशू नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब क्योंकि मैंने नीचे पढ़ा था कैपिटल अलाउंस वगैरह भी, इसलिए मैं अभी इसको पैक नहीं कर रहा। अब आपके पास आता है प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ फ्री होल्ड वेयर हाउस।
ठीक है, इसको भी हम चेक कर लेंगे कि डिस्पोजल ऑफ वेयर हाउस का क्या सिस्टम है, बट अभी नहीं, इसको एंड में करेंगे, पहले हम ट्रेडिंग प्रॉफिट को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, वो कहता है इंटरेस्ट पेबल, द इंटरेस्ट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईरा लिमिटेड 4.5% लोन नोट्स which were repaid on 31st January 2023. Interest of 5,400 was paid on 31st January 2024 and accrual of 4,500 had been provided at April 1 January 2023. The loan notes were issued in order to IRA Limited to purchase plant and machinery. अच्छा, अब ये जो है इंटरेस्ट पेबल, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ इंटरेस्ट पेबल बेटा, क्योंकि ये जो लोन का मैटर है ये आपका ट्रेडिंग एक्टिविटी से ताल्लुक रखता है, इसलिए इसको मैंने दोबारा से ओपन कर दिया। एक्सेल की यही खासियत है, जल्दी अगर ये अभी आप पेन पे से कर रहे होते हैं ना तो आपको काटम पीटी करनी पड़ जाती। ठीक है, आपने एक्सेल की खूबसूरती यही है कि उसने आपको सिर्फ आपने एक रिमूव का बटन दबाया और आपने कर लिया काम। अब वो क्या कहता है, अच्छा इसने क्या करा हुआ है, इसने इंटरेस्ट पेबल में 900 की एंट्री डाली हुई है जो कि 4 को है, सही है, अलग से रिकॉर्ड कर रहा है, ये अलग से नहीं रिकॉर्ड करना, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट है। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट पेबल ये क्या कहता है, आपने रिकॉर्ड कितना किया था, अल्लाह भला करे, आप एक्रूअल पर रिकॉर्ड किया था आपने, कितना, ऊपर चला गया ना, 4,500 एक्रूवल था। ठीक है, और आपने पे कितना किया, 5,400, जिसकी इसने एडजस्टमेंट खुद दी हुई है 900, इसने खुद करके दी हुई है 900। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया सर, उसने भी तो 900 कैलकुलेट किया हुआ था, बट उसने ट्रेडिंग का पार्ट नहीं बनाया था, इट हैज टू बी द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग वन, राइट। नाउ अब हम चलेंगे कैपिटल अलाउंस पे, कैपिटल अलाउंस की देख लेते हैं, अगर टेबल की जरूरत पड़ेगी तो कैप टेबल बना लेंगे, वरना एक नॉर्मल सा कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट कर लेंगे। The tax return down value of both the main pool and the special rate pool are at January 1st, 2023 is nil. On 10th February 2023, E Limited purchase an overhead crane of 2,20,000. The crane is a long life asset जिस पर AIA 100% मिल जाएगा। तो AIA मैंने यहाँ पर दे दिया 2,20,000। ठीक है बेटा, अच्छा किस पे दे दिया, मैं यहाँ पे क्रेन भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा जी, मेन पूल का आइटम है बेसिकली। ऑन 1st March 2023, Elam Limited purchased a new car with CO2 emission of 25 ग्राम पर किलोमीटर। आ, एक नई गाड़ी खरीदी है जिसका CO2 emission 25 है, तो उस पर 18% लग जाएगा कार पर। ठीक है, कार पे 18% लग जाएगा आपका, 30,000 इंटू 18%, राइट। तो टोटल आपका कैपिटल अलाउंस कुछ इस तरीके से बनता है, टोटल आपका कैपिटल अलाउंस कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब आपका आ चुका है ट्रेडिंग प्रॉफिट की सारी एडजस्टमेंट्स। ठीक है बेटा, इसको बोल दोगे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट। हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। ट्रेडिंग प्रॉफिट के बाद आपके पास एक इंटरेस्ट रिसीवेबल था जो बिल्कुल सही रिकॉर्ड है, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, 1100। हमने बोला था चार्जेबल गेन का जो है वो हम देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, पढ़ा ही नहीं था। ऑन 21st December 2023, ईला लिमिटेड sold a freehold warehouse for 2,04,000. The warehouse had been purchased for 104,700 and its indexation cost on 21st December 2023 was 10800। कुछ भी नहीं है, इसकी वर्किंग सिंपल सी वर्किंग है, आपको आपकी वर्किंग करके दिखा देनी है। ठीक है, 204 का लिया था जिसकी इंडेक्सिएशन कॉस्ट, व्हाट इज इंडेक्सिएशन कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट प्लस इंडेक्सिएशन अलाउंस। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें 2,04,000 में लेस कर देना है 108,800। अगर कोई पूछे इसमें इंडेक्सिएशन अलाउंस कितना है, तो तुम्हें 108,800 माइनस 104 ठीक है, ये मतलब ये यूं सॉल्व हुआ होगा। ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है, और जो इंडेक्सिएशन अलाउंस मिला है वो तुम्हें मिला है इतना, तो टोटल इंडेक्सिएशन कॉस्ट तुम्हारी इतनी हो गई। समझ आई बात बेटा, बात समझ आई। तो ये तुम्हारा चार्जेबल गेन बनता है कितना,
कितना बन रहा है चार्जेबल गेन। अच्छा, एक सेकंड, आगे भी कुछ लिखा है। ओ वी स्किप द थिंग। A Limited has made a claim to roll over gain on the warehouse against the replacement cost of a new freehold warehouse which was purchased on 6th of January 2024। अब इसकी मुझे तुम्हें थोड़ी सी वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी। सही, थोड़ी सी वर्किंग करेंगे हम इसकी, ठीक है। ओल्ड न्यू, क्योंकि रोल ओवर रिलीफ मिल गई है, ठीक है। तो आपकी जो डीपी थी वो कितनी, 2,04,000 ऐसे ही। आपने इंडेक्सिएशन कॉस्ट लेस कर दी, जो कि कितनी बनती है, 96। नया कितने का था, 168। तो जेब में कितने पैसे बच गए, जेब में कितने पैसे बच गए, 36,000 जेब में बच गए। तुम्हारी जेब में कितने पैसे बच गए बेटा, 36,000 पैसे बच गए। तो रोल ओवर रिलीफ कितनी मिली तुम्हें, 60,000, ठीक है। रोल ओवर रिलीफ कितनी मिली में तुम्हें, 60,000। जस्ट वेट फॉर द आसान। चले बेटा, तो जो जेब में बच गया, जो जेब में बच गया वही तो गेन है। जो जेब में बच गया वही तो गेन है। ये है आपका चार्जेबल गेन, ठीक है। हमें ये कैलकुलेट करना था। अगर तुम्हें से वो पूछता बेस कॉस्ट कितनी है, तो बस रोल ओवर रिलीफ को लेस करा देते और बेस कॉस्ट तुम्हारे पास आ जाती, बट इट इज टोटली इररेलेवेंट हमारे लिए। 36,000 इज द मेन थिंग टू कैलकुलेट। ये रहा 36,000। मैंने इसको W1 का नाम दे दिया ताकि तुम्हारी रेफरेंसिंग चलती रहे, ठीक है बेटा। अब हमारे पास मोर और लेस सारी चीजें आ चुकी हैं। 9 नंबर का सवाल था, इतना भी टेक्निकली मुश्किल नहीं था, ठीक है। इतना, एक बार सवाल पूरा रीड कर लेते तो जो हम पॉइंट्स स्किप कर रहे थे वो हम नहीं करते, ठीक है। एक और चीज थी QCD, जो हमने कहा था टोटल में से लेस होगी, क्योंकि ये आपका टोटल प्रॉफिट्स है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट्स है, हमने बोला था QCD हम यहाँ से लेस कराएंगे, और हमने अब लेस करा दी। इन इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना होता है बेसिकली ना, कि हम चीजें जहाँ, ये लिख लिया करो ताकि आसानी हो जाएगी। ये आ गया टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट, सही है। यही आपसे मांगा गया था, जो कि आपने कैलकुलेट करके एग्जामिनर को दिखा दिया। 9 और 6 मार्क्स, ठीक है। पिछला 6 मार्क्स का था, ये 2 मार्क्स का था, मेरे ख्याल से 2 मार्क्स का था, 2 मार्क्स का था। तो 11 मार्क्स आप कवर कर चुके हो। अच्छा, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स विच फ्रेंडली लिमिटेड विल सेव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अच्छा, उसने जो कैपिटल अलाउंस छोड़ दिया था, हमें बेसिकली इसमें कैपिटल अलाउंस की वर्किंग करनी है और हमें काम करना है। और उसने कुछ और भी वर्किंग करके दी हुई थी, तो हम वो कैपिटल अलाउंस की वर्किंग भी करते हैं और कुछ उसने काम भी दिया हुआ था वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अलाउंस, 4 गाड़ियां ली हैं, ठीक है, 64,000 की, जिनका CO2 इमिशन बिल्कुल जीरो है, जिनका CO2 इमिशन बिल्कुल जीरो है। अच्छा, तो जीरो CO2 इमिशन है। 4 न्यू कार्स विल बी परचेज फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ 64,000। 64,000 की 4 गाड़ियां, एक गाड़ी मतलब कितने की, आपकी तकरीबन 16,000। कितनी अगर मैं चेक ऐसे ही चेक करूं, एक गाड़ी आपकी, हाँ, 16,000 की पड़ी, ठीक है। क्योंकि इसका जीरो CO2 इमिशन है, तो जो कार हैं, 16,000 की एक कार है, 4 गाड़ियां हैं, 64,000 है। तो ये आपका 100% फर्स्ट फर्स्ट ईयर अलाउंस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। 100% फर्स्ट ईयर अलाउंस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, पॉइंट 1 हमने रिकॉर्ड कर लिया एक तरीके से, ओके। अच्छा, अब पॉइंट 2 के बारे में क्या कहता है, पॉइंट 2 के बारे में डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड का कोई ताल्लुक नहीं होता आपके कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी से, तो आप लिख सकते हो डिविडेंड। देयर इज नो
link or effect of dividend from corporation tax liability। ठीक है, रेंट का देखते हैं, वो रेंट क्या कह रहा है। वो कहता है रेंट ऑफ 18,000 कवरिंग 6 months पीरियड 1 अप्रैल टू 31 सितंबर। तो हम क्या करें, हमारा तो अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो हम बस यहाँ लिख देंगे एज आर। एस आर नहीं लिखो, गलत हो जाएगा। एस फिनेरी लिमिटेड अकाउंटिंग पीरियड एंड्स एट 31 मार्च 2024 एंड दिस rent belongs to next accounting period. So no effect will be taken into consideration in 31 March 24 accounting year। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड नहीं लिखो वहां पर, आप अकाउंटिंग ईयर लिखो। पीरियड जो होता है वो 12 months का होता है। बेटा ये बात समझ आई? बेटा बात कुछ समझ आई या नहीं आई? ओके, अब क्या होगा? अब कुछ भी नहीं होगा। आपका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट था, अब आप उसको करके दिखा रहे हो। 5 लाख कितना था? 5,30,000। आपकी सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट हुई कैपिटल अलाउंस की। ठीक है, कितनी हुई आपकी? एक एडजस्टमेंट हुई 64,000 की, जो कि आपने यहाँ पर हिट कर दी थी पॉइंट नंबर 1 में। ठीक है, आपके पास ये आ गया 4666। अच्छा, अब आपकी लिमिट जो है ये 3 लोगों का हिस्से था ना, 3 लोगों का पार्ट था ना ये। अगर मैं 2.5 को करूं 3 से डिवाइड अपर लिमिट को, तो ये कम हो रहा है। ठीक है, ये तो ज्यादा ही है, तो सीधा सीधा इस पे 25% आपकी रेट लगेगा। रेट कितना लगेगा? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट रेट लगेगा 25%। ये आपका आ गया एडजस्टेड कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, बिफोर एडजस्टमेंट कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी, तो उसने सेविंग बता बोला था 132,500, लेस कर दो। तो ये आपको 16,000 का जो है वो टैक्स सेविंग हुई। ठीक है, जब आपने एक्चुअली कैलकुलेट किया। तो आई होप आपको ये सेक्शन C कंप्लीट समझ आया होगा। सेक्शन 1, सेक्शन C का क्वेश्चन 1, सेक्शन C का क्वेश्चन 2, सेक्शन C का क्वेश्चन 3। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन B के सवालात को चेक करें। अच्छा, ये काट दीजिएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पास पेपर का कोई और सवाल करें। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू क्लास।